नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव आने वाली 14 नवंबर तक तो कम से कम जेल में रहेंगे। रिमांड उनकी एक बार फिर बढ़ा दी गई है। बीते 17 अगस्त से वो लगातार जेल में हैं। बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय के अलावा कई अन्य कार्यालयों में आगजनी हुई थी। 240 से ज्यादा वाहन जलाए गए थे। 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में देवेंद्र यादव के विरुद्ध 18 से ज्यादा धाराओं में मामला मुकदमा दर्ज किया गया है। देवेंद्र यादव इस वक्त एक नहीं बल्कि तीन गंभीर मामलों के आरोपी हैं। इन तीनों ही मामलों की जांच चल रही है। कांग्रेस के युवा विधायक देवेंद्र यादव राहुल गांधी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। यही कारण रहा कि उन्हें बिलासपुर से लोकसभा का टिकट भूपेश बघेल की मर्जी के बिगड़ दिया गया। जेल में भी उनसे मुलाकात करने वाले स्पेशल डेलीगेट जो आते हैं दिल्ली से, वो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट से लेकर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता देवेंद्र यादव की खैर खबर लेते रहे। जब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी 17 अगस्त को, उसके बाद 24 अगस्त को धरना प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ कांग्रेस देवेंद्र यादव के साथ खड़े हुए कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बदली हुई राजनीति है, जहां देवेंद्र यादव को जेल में रहने के दौरान राहुल गांधी की मर्जी से राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देवेंद्र यादव किन किन मामलों के आरोपी हैं, जिन्हें जानना समझना आपको जरूरी है। भिलाई से निर्वाचित विधायक हैं, जनता ने इन्हें विधायक चुना है, लेकिन विधायक जी को आरोपी बनाने से पहले पुलिस ने लगभग 67 दिनों का एक लंबा समय लिया। 10 जून 2024 को वो काला दिन था जब बलौदाबाजार की आगजनी वाली घटना ने पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का नाम खराब किया था। तब उस घटना के साजिश में शामिल आरोपी देवेंद्र यादव ने भिलाई से अपने साथियों को अपने साथ ले जाकर क्या कुछ किया, जैसा कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। कौन कौन सी धाराएं लगी है, सिर्फ इस एक मामले की 18 धाराओं को आप गौर करें। धारा 153 बलवा का केस, जिसमें 1 साल की सजा है। धारा 501 राज्य के प्रशासकों मंत्री की मानहानि, इसमें 2 साल की सजा है। धारा 505(1)(b) विभिन्न वर्गों में शत्रुता घृणा पैदा करने वाले कथन। धारा 109 दूसरों को अपराध करने के लिए उकसाना, जबकि 120(b) जिसमें फांसी, उम्र कैद समेत 2 साल से अधिक के कारावास की सजा है। 147 दंगाइयों पर यह धारा लगाई जाती है, 2 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 148 ऐसे आक्रामक आयुध का इस्तेमाल करना जो जानलेवा हो सकते हैं। इसी श्रेणी में धारा 159, 186, 353 जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की धारा है। इसके अलावा सरकारी कामों से संबंधित 332, 333 और 307 यानी हत्या के प्रयास करने की धारा लगाई गई है। धारा 435 विस्फोटक से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। 436 जिसमें मकान आदि नष्ट करना और विस्फोटक का इस्तेमाल करने की धारा है। धारा 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना और धारा 427 जनता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से संपत्ति या अन्य सामान को नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की भी धारा देवेंद्र यादव के ऊपर लगाई गई है। जनता के चुने हुए कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव, उनके वकील जाहिर तौर पर अपने बचाव में कहेंगे कि वो तो बहुत इनोसेंट हैं, मासूम हैं, उन्हें तो जबरन फंसाया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार ने कोई जल्दबाजी में गिरफ्तारी नहीं की। 10 जून की बलौदाबाजार हिंसा वाले अगले ही दिन सरकार के 3 मंत्री और सतनामी समाज के एक विधायक के द्वारा बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ साफ तौर पर देवेंद्र यादव और कांग्रेस का नाम लिया गया था, लेकिन वहां उनकी फौरन गिरफ्तारी नहीं होती है, बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ की गई इस गिरफ्तारी के लिए देवेंद्र यादव को पूरा मौका दिया गया। यहां तक जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई तब भी 11 घंटों तक भिलाई सेक्टर 5 के उनके मकान के बाहर इंतजार किया गया। पर्याप्त मीडिया कवरेज भी मिला और उसके बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है। मौजूदा हालात में देवेंद्र यादव के विरुद्ध कोयला घोटाला और एमएमएस कांड की भी जांच चल रही है। इन दोनों ही मामलों के बारे में जैसा कि आपको पहले पता होगा कि कोयला घोटाला जो एक बहुचर्चित मामला है, इस मामले में देवेंद्र यादव पर प्रति टन 25 रुपए वसूली का जो सिंडिकेट बना था उससे पैसे लेने का आरोप है। ये पैसे कहां खर्चा किए इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 ऐसे मामले जो सीधे तौर पर देवेंद्र यादव के चुनाव से जुड़े हुए हैं। एक मामला है एमएमएस कांड, जिसमें देवेंद्र यादव या उनकी शक्ल का मिलता जुलता कोई व्यक्ति ही था या देवेंद्र यादव ही थे, एक जांच का विषय है। एक बेहद अश्लील और आपत्तिजनक सीडी उनके
चुनाव प्रचार के दौरान अचानक वायरल होती है, तब देवेंद्र यादव मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जबकि चुनाव से जुड़ा हुआ एक अन्य मामला है जहां देवेंद्र यादव ने अपनी संपत्ति और आपराधिक प्रकरणों की सही जानकारी नहीं दी। ये आरोप उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे ने हाई कोर्ट के समक्ष अपने वकीलों के माध्यम से रखा है, जहां लगातार नोटिस मिलने के बावजूद जब देवेंद्र यादव अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं तो उन्हें बीते 24 अक्टूबर को ही हाई कोर्ट से फटकार मिलती है और यहां तक 1000 का जुर्माने की सजा मिलती है। तब बचाव में देवेंद्र यादव के वकील कहते हैं कि वो तो जेल में थे, लेकिन यहाँ भी गजब का तर्क प्रस्तुत किया गया। जब देवेंद्र यादव इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में जब एक्टिव रह सकते हैं, दिल्ली से आए हुए नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, तो पेशी में क्यों नहीं आ सकते। जब इस तरह का तर्क प्रस्तुत किया गया तो 1000 रुपए का फाइन लगाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये मामला यदि सिद्ध हो गया तो देवेंद्र यादव की विधायकी जा सकती है, उनका निर्वाचन भी शून्य हो सकता है। जबकि कोयला घोटाले वाले मामले के आरोपी विधायक देवेंद्र यादव पर आरोप है कि जब खैरागढ़ का उपचुनाव हो रहा था तब उस दौरान कोल स्कैम के किंग पिन सूर्यकांत तिवारी से देवेंद्र यादव ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास पर नवाज खान से पैसे लिए थे। ये पैसे कवि कुमार विश्वास के कार्यक्रम के लिए देवेंद्र यादव ने लिए थे। पीसीसी की ओर से उन्हें खैरागढ़ उपचुनाव का प्रभारी जो बनाया गया था। यहाँ भी गौर करने वाली बात है कि कोल स्कैम के मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में कोल स्कैम में संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी प्रतीत होता है उसे पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया जाना आवश्यक होता है और यह गिरफ्तारी केवल उन मामलों में की जाती है जहां ऐसा प्रतीत होता है कि जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। जबकि पीएमएलए 2002 की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल है या जानबूझकर सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसके द्वारा ऐसे गलत तरीके से कमाए गए धन से अर्जित की गई संपत्ति को दागी माना जाएगा। ऐसी संपत्ति सीज की जा सकती है। हालांकि देवेंद्र यादव अकेले कोल स्कैम मामले के आरोपी नहीं हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साफ तौर पर संलिप्त पाए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस मामले में फिलहाल उन्हें ऑफिशियली आरोपी नहीं माना गया है। लेकिन भूपेश बघेल की उस समय की उप सचिव जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे सौम्या चौरसिया बीते 2 दिसंबर 2022 से अभी तक लगातार जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत एक बार खारिज करते हुए आपत्ति लगाते हुए 1 लाख रुपए का दंड दिया। लगातार उनकी जमानत खारिज हो जा रही है। सबूत इतने मजबूत है जिसमें साफ तौर पर सौम्या चौरसिया और पुराने 2 आईएएस समीर बिश्नोई और रानू साहू जैसे तमाम आरोपी जेल में बंद हैं, क्योंकि ऐसे गलत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री इस तरह का कोई व्यक्ति लिखित में तो आदेश नहीं देता और अदालत को सबूत चाहिए। संदेह के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती और संदेह के आधार पर ही आरोपी भी नहीं बनाया जा सकता। यही कारण है कि कोल स्कैम वाले मामले में भूपेश बघेल के ऊपर आज तो आई, लेकिन वो आरोपी आज की तारीख तक नहीं बनाए गए हैं। कुछ अन्य मामलों में जल्द ही भूपेश बघेल के ऊपर दबाव बढ़ने वाला है, हमारे पास जो पुष्ट जानकारी है। लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से ऐसे मामलों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम थोड़े दिनों का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि महादेव सट्टा जैसे कुछ अन्य मामलों में भूपेश बघेल गिरफ्तार भी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो नामजद आरोपी हैं। एफआईआर में उनके विरुद्ध अरबों रुपए की एक्सटॉर्शन मनी लेने का साफ तौर पर आरोप लगा है। जब आरोप लगा है तो जाहिर तौर पर सबूत भी होंगे। इंतजार गिरफ्तारी का हो रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पंडितों और किसानों को आने वाली 14 नवंबर की तारीख का इंतजार है। 14 नवंबर को देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और 14 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ के लाखों अन्नदाताओं की धान की फसल की खरीदी शुरू होगी। धान छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 2058 सोसाइटियों में धान के लिए काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी 3 सूत्री मांग है जिसे लेकर वो हड़ताल में चले गए हैं। इस मामले में भी राजनीति की एंट्री हो गई है। ये मामला सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं की धान खरीदी से जुड़ा है। अगर धान खरीदी केंद्र या सोसाइटी के कर्मचारी समय पर हड़ताल से वापस नहीं लौटे तो जाहिर तौर पर धान खरीदी से प्रभावित हो सकती है।
इन 2058 सोसाइटियों में काम करने वाले 13,000 कर्मचारियों की मांगों पर यदि हम गौर करें तो पहली मांग मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख का अनुदान दिया जाए। दूसरा, पुनः निरीक्षित वेतनमान, और तीसरा ये कि सूखत के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रति क्विंटल 500 ग्राम की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जाए तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा के कमीशन की राशि समितियों को दिया जाए। समिति कर्मचारियों की इन मांगों पर यदि आप गौर करें तो एक बड़ा मुद्दा सूखत से जुड़ा हुआ है, यहीं से भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ है। धान खरीदी केंद्र में जिस तरह की घोटालेबाजी होती है, जिस तरह से अन्नदाताओं की धान की सही तौलाई नहीं होती, जिस तरह से वहां घपलेबाजी होती है, उसे ध्यान में रखते हुए कई गलत लोग इस कार्य में संलिप्त होते हैं। आने वाले दिनों में धान खरीदी केंद्र से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी हम आपको आगे के वीडियो में जरूर देंगे। दरअसल मामला आम जन सरोकार से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, लाखों किसानों के हितों से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा जिस पर हमें सजग रहना होगा। सोसाइटी केंद्रों से भ्रष्टाचार करने वाले ऐसे लोग सीधे तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी बड़े जनप्रतिनिधि से जुड़े रहते हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के कहीं भी किसी भी तरह का घोटाला नहीं होता। यही कारण है कि आम जनता हमारे राजनेताओं और राजनीति से नफरत करने लगी है। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला होते रहे। आज के लिए मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको और हमारा साथ हमेशा के लिए मजबूती से बना रहे। नमस्कार।